हाँ जी, हमने अपनी लास्ट क्लास में ईपीएस शुरू किया था और ईपीएस का हमने फार्मूला देखा था और आपने कहा था कि भाई आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऊपर रखेंगे और शेयर्स को नीचे रखेंगे या प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल को ऊपर रखेंगे। प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल को ऊपर रखेंगे क्योंकि हम कहते हैं ईपीएस किसकी निकाली जाती है, सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो सिर्फ आपकी जो कमाई रखनी है वो किसकी रखनी है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो नीचे नंबर ऑफ शेयर्स भी किसके रखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के। तो आपको ईपीएस मिल जाएगी अर्निंग पर शेयर। एग्रीड। तो हमने कहा था अगर आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की कमाई निकालना चाहते हैं तो आप उस पूरी कमाई में से किसका रिटर्न माइनस कर दें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो हमने कहा था सही है सर, हम माइनस तो कर लेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न, एग्रीड है। पर पहले ये बताएं वो किस नेचर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। रिडीमेबल है तो वैसे ही डेट है, उसका इंटरेस्ट तो ऑलरेडी माइनस हो चुका होगा। अच्छा, अगर वो इक्विटी है तो डिविडेंड माइनस नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि प्रॉफिट तो पहले कहाँ जमा होता है, रिटेन अर्निंग में, और वहाँ से बंटवारा होता है। तो अगर मैं कहूँ क्यूमुलेटिव नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इसका मतलब क्या है, माइनस करना होगा चाहे डिक्लेयर हो, क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर इसका हिस्सा इसमें से बनता है। अच्छा, अगर मैं नॉन क्यूमुलेटिव की बात करूँ, जब डिक्लेयर होगा तो माइनस होगा, क्योंकि उस साल की प्रॉफिट में उसकी इंटाइटलमेंट फिर नहीं होगी अगर मैंने डिक्लेयर नहीं किया। तो ये बेसिक बात थी। फिर हमने उसको डिवाइड करा देना था नंबर ऑफ शेयर से, वो भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स से। तो हमने कहा, मैंने आपको एक सवाल दिया था, वो ये रहा सामने, जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया हुआ है कितना, हाँ जी 5 मिलियन, वो भी 31 दिसंबर 2019 का। मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 मिलियन। अच्छा सर, अब सवाल में देखते हैं क्या हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स मौजूद हैं, अभी देख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ इररिडीमेबल क्यूमुलेटिव नेचर अमाउंटिंग टू रुपीस 2 मिलियन। एक शेयर प्रेफरेंस कितने का चल रहा है, 100 का, और टोटल पैसे हमने कितने लिए लोगों से, 2 मिलियन। तो क्या मैंने 2 मिलियन पे कोई रिटर्न फिक्स किया हुआ है, ये कितने का, 10% का। अच्छा मुझे बताओ, अभी मुझे देखना पड़ेगा कि डिक्लेरेशन हुई है या नहीं हुई है, पर आगे रीड करते हैं पहले। मैंने कहा कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ इररिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव नेचर, यानी मैंने नॉन क्यूमुलेटिव लोगों से भी पैसे लिए हुए हैं जिसमें रिटर्न कितना है। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव का रिटर्न यूजुअली ज़्यादा होता है, नॉन क्यूमुलेटिव का रिटर्न यूजुअली ज़्यादा होता है, यस और नो। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों, कभी हो सकता है कभी ना मिले, तो इसलिए वो रिटर्न मांगता है ज़्यादा, क्योंकि वो रिस्क ज़्यादा ले रहा है। एग्रीड। तो ये बात हमने कल भी की थी। आगे, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड ऑर्डिनरी शेयर्स, यानी सर हमें बात समझ आ रही है, हमारे कैपिटल के अंदर कुछ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर भी हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हैं, वो भी इररिडीमेबल नेचर के, तभी वो कैपिटल में आ रहे हैं। चलें, फर्दर इंफॉर्मेशन, कंपनी मेड अ डिक्लेरेशन एंड पेड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर फॉर 2018 एंड 19। अच्छा, हम बैठे हुए 2019 में और मैंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स 2 सालों का पे किया है। डिविडेंड कितना माइनस करूं, 1 साल का, तो वो तो 2 सालों का पे कर रहा है, कैश पे कर रहा है सर। जो डिविडेंड की इंटाइटलमेंट है वो पिछले साल बुक हो चुकी होगी, यानी डिविडेंड ऑब्लिगेशन पहले ही बुक हो चुकी होगी, डिविडेंड का अक्रूवल पहले ही बुक हो चुका होगा, क्योंकि हर साल जाता ही है, पे हो या ना हो, अक्यूमुलेट होता रहता है। चलें, तो आपने कहा फर्दर कंपनी मेड आ डिक्लेरेशन ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर, तो ये नॉन क्यूमुलेटिव का भी रिटर्न माइनस होगा, हाँ या नहीं, बिल्कुल माइनस होगा। तो हम कह रहे हैं इस साल के प्रॉफिट में से आप लेस कर दें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं कितने हमारे पास, 2 मिलियन। उन लोगों ने 2 मिलियन लगाए, राइट, और वो रिटर्न कितना मांग रहे हैं, 10%, कितना आ गया, 2 लाख। अच्छा, इसकी बेसिकली एंट्री ये बनी होगी, मैं आपको समझा भी देता हूँ, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है ईपीएस में, ईपीएस तो खाली अकाउंटिंग होने के बाद है सब। इसकी एंट्री ये बनी होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट 2 लाख रुपए से, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट डेबिट 2 लाख रुपए से, और कैश क्रेडिट कितने से,
यानी उसने 2 सालों का पे किया है, 2 सालों का पे किया है, पर जो पिछले साल की लायबिलिटी थी वो रिवर्स हुई है। इस साल कितना लेके जाएंगे हमारे गुल्लक में से? 2 लाख। तो तभी देखो मैंने यहाँ से कितने माइनस किए, 2 लाख, क्योंकि जब लास्ट ईयर की मैं ईपीएस निकाल रहा हूँ तो लास्ट ईयर की ईपीएस निकालते वक्त मैंने लास्ट ईयर वाला 2 लाख ऑलरेडी माइनस कर लिया होगा। तो हम ये बता चुके होंगे कि इसमें से उतने वो लेके जाएंगे। अब लेके गए नहीं गए वो अलग बात है। एग्रीड है? चलें, अब हमने कहा हम बात करते हैं किसकी? नॉन क्यूमुलेटिव की। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव के अंदर कितने आ रहे हैं भाई? 1.5 मिलियन। और इसका रिटर्न कितना था? 15%। कितना आता है ये? 2 सालों का। क्यों? कंपनी मेड अ डिक्लेरेशन ऑन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर 2019। सिर्फ 2019 का डिक्लेयर किया है। कितना आ रहा है? 225। ये माइनस हो गया। अच्छा, ये जब माइनस किया आपने तो आपको मिल गया प्रॉफिट। हाँ भाई, क्या सीखा था कल? एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। वो कितना बनता है जानी? 4575,000,000। तो सर ये आ गया आपके पास 4575,000,000 वो प्रॉफिट जो किसको मिलेगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को, इस साल की बाकी के लोगों की इंटाइटलमेंट को माइनस करने के बाद। ऐसा ही है? चलें, तो हमने कहा सर ये तो वो प्रॉफिट आ गया। अब मैं क्या करूं अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए? इसको रखूं, हाँ इसको रखूं 4575,000,000 को न्यूमरेटर में और डिवाइड कर दूं उसको नंबर ऑफ शेयर्स से। तो ऑर्डिनरी शेयर्स हमारे पास क्या 5 लाख है या 50,000 है? 50,000 है। तो हमने कहा कि भाई मैं इसको डिवाइड किया तो कितनी आ रही है ईपीएस? 91.5 पर शेयर। ये है इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर। अगर आप इस सवाल में देखें ना, इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। क्या हम ये कह सकते हैं कंपनी ने कमाया 91.5 है और बांटा 1.5 है? कंपनी ने कमाया 91.5 और डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है? तो हम यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड निकाल रहे हैं या पूरी अर्निंग निकाल रहे हैं? पूरी अर्निंग। ये रही। आप सिर्फ एक काम करें समझने के लिए, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। व्हाट इफ, ये करना नहीं है एग्जाम में, मैं से समझाने के लिए। व्हाट इफ मैंने कहा मैंने प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल में से 4575,000 में से ये डिविडेंड माइनस कर दो। 1.5 इंटू 50,000 कितना आता है? 75,000। ये कितना बचा? 4.5 मिलियन। अच्छा, अब मैं अगर 4.5 मिलियन को जानी डिवाइड करूं किससे? देखो कितना आता है? 90 आता है। अच्छा, टेक्निकली मुझसे एग्जामिनर ये मांग ही नहीं रहा। मुझसे एग्जामिनर ये मांग रहा है अर्निंग पर शेयर, जो मैं कल जाते हुए कह के गया था। मैंने ये कहा था डिविडेंड माइनस नहीं करना ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का, क्योंकि मैं अर्निंग निकाल रहा हूँ। वो जो निकाली है ना 90, वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर शेयर। वो क्या है? ये सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ कि एग्जामिनर का किसी ने दिमाग घूमे वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करने के लिए पूछ सकता है। तो हमने निकाली है अर्निंग पर शेयर। वो क्या निकाल के दी है मैंने? अनडिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग पर शेयर। यानी एक शेयर होल्डर को ये देखना है कि मैंने कितना ऐसा है जो कमा लिया और मुझे मिला नहीं, वो 90 है, क्योंकि 75 तो शेयर होल्डर्स की जेब में आ चुका है। एग्रीड है? तो हम ईपीएस की बात करते हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड ईपीएस की? ईपीएस की। वो ऊपर टोटल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस किए बगैर उसको रहने दो और फिर देखो कितना कमाया। इसमें से वो घर लेके जाएगा। हम पता है अभी क्या किया हमने? जो वो घर ले गया उसको माइनस किया, फिर देखा कितना बचा हुआ है। तो हम बचे कुचे की बात नहीं करते, हम पूरी अर्निंग की बात करते हैं इस कंपनी की। एग्रीड है? अच्छा, कोई ऐसा जिसका ये सही हुआ था? 91.5 आ गई थी ईपीएस? आ गई थी।
चलें ओके, तो हमने कहा ये तो एक हो गया बेसिक फिनोमेना ईपीएस निकालने का। अब इसमें थोड़ा सा रद्दो बदल करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। आ जाओ, आप अपने पास हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये क्या बला है, जरा आप इसको देखते हैं अगले 2 मिनट में। कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा जी, इस फॉर्मूले पे जरा गौर फरमाए वापस से। आपने मुझे कहा था कि सर ईपीएस निकालते हैं कौन से शेयर होल्डर की, जल्दी बताओ। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो देखो फॉर्मूले के अंदर ऊपर प्रॉफिट किसका है, पर नीचे जो है ना, नीचे पहले मैंने तुम्हें सिखाया था यहां तक महदूद रहो, जिसको मैं अभी डब्बे में बंद कर रहा हूं। अब तक हमने क्या सीखा था, नंबर ऑफ शेयर्स। फिर रिपीट कर रहा हूं, अब तक हमने क्या रखा था, पर आज के बाद रखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों, अभी मैं उसकी लॉजिक देता हूं फिर से, क्योंकि मैं एक एक स्टेप ऐड करता जा रहा हूं ताकि मुश्किल नहीं हो। सीधा सीधा हिसाब किताब वो ईपीएस आ जाए, कहानी खत्म। आगे वापस से मैंने कहा अभी भी अर्निंग पर शेयर का मतलब यही है कि एक शेयर पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ने कितना कमाया। तो मैंने कहा ऊपर मैंने जो कमाई रखी है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की रखी है, नीचे नंबर ऑफ शेयर्स भी ऑर्डिनरी शेयर्स के होंगे, पर वो नंबर ऑफ शेयर्स का अल्फाज में चेंज कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ उसको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कहना, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कहना। क्यों, अभी बता रहा हूँ अगले 2 मिनट में। पर यह बात क्लिक करनी चाहिए, अब हम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। वो वेटेड एवरेज क्यों कहूंगा अभी बता रहा हूँ 2 मिनट में। एग्रीड है। अच्छा, प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, वो वैसे ही निकलेगा। नंबर ऑफ शेयर अब किस में कन्वर्ट होगा, वेटेड एवरेज में। बस इतनी सी बात है। आओ देखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे, मुझे लगता है कि जो साल के शुरू में मेरे पास शेयर थे कितने थे, वो 9 लाख। यानी इस साल के शुरू में इस कंपनी के अंदर 9 लाख शेयर इशू हुए थे पहले से। तो कोई आपसे पूछे जो मेरे ओपनिंग शेयर्स हैं, सही है, वो ओपनिंग शेयर्स मेरे 9 लाख कितने महीने रहे कंपनी में, पूरे 12 महीने, ऐसा है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये आखिर तक रहे मेरे पास, बिल्कुल रहे। अच्छा, आप जरा एक और बात सुननी है। हम इस कंपनी ने क्या किया, 1 जुलाई को फर्दर शेयर इशू की, यानी और शेयर इशू किए लोगों से फाइनेंस लेने के लिए, और शेयर इशू किए लोगों से फाइनेंस। अब क्योंकि यहां पे ट्रिक है, क्योंकि बच्चा पे कंफ्यूज होता है, यहां पे फोकस होकर सुनना। कंपनी ने और शेयर इशू किए। अच्छा, साल के शुरू में कितने शेयर्स थे, 9 लाख। कंपनी को और पैसे चाहिए थे, तो कंपनी ने और शेयर इशू किए नए शेयर होल्डर को। किसको, न्यू शेयर। फर्दर इशू का मतलब है न्यू शेयर होल्डर्स लेके आए, जैसे हमने कैश फ्लो में भी किया था। अच्छा, अब हुआ क्या कि इस कंपनी ने 3 लाख शेयर इशू किए हैं, 3 लाख शेयर नंबर, और एक शेयर कितने का है, 25 रुपए का। अच्छा, आपको ये बात तो पता है कि इसकी एंट्री ये बनी होगी, कैश हुआ होगा डेबिट, 3 लाख को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है जल्दी से, 1.7.5 मिलियन। ये इस कंपनी के पास पैसे आए होंगे। एग्रीड। आपको ये पता है कि शेयर कैपिटल में कितने डाले होंगे 10 के हिसाब से, 3 मिलियन। और शेयर प्रीमियम आ गया होगा, यही है, ये बनी होगी इसकी एंट्री, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल के अंदर पार वैल्यू पे जाता है। एग्रीड। पर ये एंट्री बना के मैं इंटेंशनली काट दूंगा, क्योंकि ईपीएस में इसका कोई काम नहीं है, जानबूझ के बनाइए ताकि इस बात को ना फोकस नहीं करना, क्योंकि ईपीएस पे तो नंबर ऑफ शेयर्स देखने होते हैं, अकाउंटिंग नहीं देखनी होती। अकाउंटिंग हो चुकी होगी, ये रही। मैं फिर बता रहा हूँ, इस चीज में नहीं जाना कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, भाई एंट्री बन चुकी होगी। सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, पैसे इतने आए होंगे, कैपिटल में इतना गया होगा, प्रीमियम में इतना गया होगा। क्योंकि आपको मैंने सिखाया नाम के पैसे कैपिटल में नहीं जाते, वो प्रीमियम में जाते हैं, ये हमने सीखा हुआ है। अच्छा, अब कोई तुमसे कहे कि यार आप ईपीएस निकाल रहे हैं और ईपीएस के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं सर, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या चाहिए? अच्छा, अब उसूल ये कहता है
कि ये जो शेयर होल्डर्स हैं जो 1 जुलाई को आए, इनका ऊपर वाले प्रॉफिट पे राइट पूरे 12 महीने का नहीं है। नहीं आई बात समझ? देखो, ये जो न्यू शेयर होल्डर्स आए, क्या ये साल के शुरू से मौजूद है? ये साल के बीच में है। तो मैं कह रहा हूं कि एक एक शेयर होल्डर ने कितना कमाया ऑन एवरेज, तो ये तो आए जुलाई में। अब प्रॉफिट तो मेरा एक्चुअल है, तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब ये लोग यहाँ पे ये जो 3 लाख शेयर होल्डर्स आए, 3 लाख शेयर जिसको इशू किए हैं, वो जुलाई को आए, तो हम यहां पे ये करेंगे 3 लाख इंटू 6/12 कितना आता है? 150। अच्छा, यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं ना, यहां पे जो मैं काम कर रहा हूं, ये कर रहा हूं वेटेड एवरेज। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उनके शेयर आधे हो गए ना, उनके शेयर एक्चुअल कितने इशू हुए हैं? 3 लाख। एक्चुअल विल रिमेन 3 लाख। ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए कि इस प्रॉफिट में शेयर होल्डर्स की कितनी हद तक शराकतदारी है, कितने शेयर रखूं, तो उसमें मतलब वेटेड एवरेज रखना। अगर तुम पूरे 3 लाख रखते ना, तो ईपीएस बहुत कम हो जाती है। ऐसा लगता है ये लोग साल के शुरू से बैठे हुए, जबकि ये आए कब हैं? इसको यूं भी समझो, आपने मेरे साथ बोरिंग कॉस्ट किया था, आप याद करें जब मैं लोन साल के बीच में लेता था, तो मेरा एक एक्चुअल लोन होता था, एक एवरेज बैलेंस होता था। ये वो एवरेज बैलेंस है। यानी आप याद करें कि अगर मैंने लोन लिया था 1 अप्रैल को, तो क्या इंटरेस्ट पूरा लगा था या 9 महीने का? 9 महीने का। तो फिर ये भी तो शेयर होल्डर है ना, ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है, क्या उसमें इसकी शराकतदारी कब से होगी? जब से ये आया। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि इसके शेयर्स आधे हो गए ना? मैं कह रहा हूं एवरेज बैलेंस ऑफ शेयर्स निकालने मुझे, जो इस प्रॉफिट का हकदार है। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। एग्रीड है? तो हमने देखो, जब वो लायबिलिटी वाला केस किया था बोरिंग कॉस्ट में, उसमें भी ये सीखा था। हमने क्या कहा था कि अगर लोन मैंने 5 मिलियन का लिया था, तो 5 मिलियन पे 10% लगा के मैंने उसको 9/12 किया था। तो 9/12 का मतलब क्या है? एवरेज 9 महीने का बैलेंस। तो इसको भी क्या कर रहे हैं? 9 महीने का बैलेंस एवरेज, पर उसमें प्रॉफिट ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। तो हम कह रहे हैं इस बंदे की प्रॉफिट में शराकतदारी कब से होगी? जुलाई से। पर इसके नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअल कितने होंगे? 3 लाख। ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए सिर्फ वेटेड एवरेज निकाल रहा हूं। ऐसे तो आप लोन की बात करें, अगर आपको याद है, तो जब मैं एवरेज बैलेंस ऑफ लोन निकालता था और आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकालता था, दोनों में फर्क था। एवरेज बैलेंस पे लगता था सूद, एक्चुअल बैलेंस तो वो है जो मैंने निकाला है बैंक से। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर मैंने 5 मिलियन बैंक से निकाले 1 जुलाई को, फिर पूछता हूं 5 मिलियन बैंक से निकाले, तो बैंक ये कहेगा कि तुमने 5 मिलियन नहीं निकाले, 5 ही निकाले, पर सूद 6 महीने का लगेगा। एग्रीड है? तो एवरेज बैलेंस वो 2.5 मिलियन हो जाता। एग्रीड है? तो इसलिए हम वेटेड एवरेज की कहानी कर रहे हैं आगे। अच्छा, फिर हमने कहा अक्टूबर में कंपनी ने फिर से फर्दर इशू किया, कितनी प्राइस के ऊपर? अच्छा, इज दिस रियली मैटर कि प्राइस क्या है, या नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। अच्छा हाँ, अमाउंट दी हुई होती तो नंबर ऑफ शेयर्स तुम लोग निकालते, वो अलग बात है, वो हमें पता है। चलें, तो मुझे एक बात बताएं कि मैं यहां पे 1,50,000 शेयर्स को 3/12 कितना आ गया? ये कितना आ रहा है? 37। अच्छा, अब मुझे बताते हो उन तीनों का सम कितना आता है? 9 लाख 1,50, ये 10,50 हो गया, 10,38,500। $87। अच्छा, ये मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हैं या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स है? वेरी गुड। ये बता रहे हैं कि जिस जिस वक्त पे जो जो शेयर होल्डर आया, उस वक्त से उसकी प्रॉफिट पे इंटाइटलमेंट है। तो अब मैं निकाल सकता हूँ ईपीएस। तो अब मैं अगर हाइपोथेटिकली अज्यूम करूँ ईपीएस निकालने के लिए कि मेरे पास प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आ रहा है कोई, लेट से कितने का? 2 मिलियन का। तो इसको किससे डिवाइड कर दूं?
1.84 पर शेयर, यानी ये कंपनी 1.84 शेयर की अर्निंग करके दे रही है अपने शेयर होल्डर को। तो हमने ये सीखा कि भाई आज के बाद जब हम ईपीएस की कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल तो अपनी जगह वो तो निकालना सीख लिया था, पर नीचे नंबर ऑफ शेयर्स होंगे या वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। अच्छा, फिर आपसे कोई अगर एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछे व्हाई वी कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि आप बोलते हैं कि कुछ नए शेयर होल्डर्स भी आते हैं। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कब आया? क्योंकि कुछ नए शेयर होल्डर भी आते हैं, और नए शेयर होल्डर आने का मतलब यह है कि वो साल के बीच में आए होंगे, उनकी पूरे साल के प्रॉफिट पे इंटाइटलमेंट नहीं होगी। क्योंकि अब जैसे इस एग्जांपल में पहला नया शेयर होल्डर्स कब आया? जुलाई में। कितने शेयर इशू किए मैंने? 3 लाख। तो इसका हरगिज मतलब नहीं है 3 लाख नहीं है, 3 लाख शेयर्स ही दिए होंगे मैंने इनको, बट इनकी प्रॉफिट में शराकत दारी ऑन एवरेज कितने महीने की है? 6 महीने की। तो मैं ईपीएस निकालने के लिए कितने महीने रखूं? 6 महीने। तो हमने कहा सही है, एक्चुअल तो 3 लाख ही है, पर मैं ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए डिनोमिनेटर में वेटेड एवरेज रखूंगा, जो कि कितना आ रहा है? 1.50। दिस इज एज गुड एज के ऑन एवरेज 1,50,000 की राइट है इस प्रॉफिट के ऊपर, क्योंकि ये पूरा साल मौजूद नहीं थे जी। जैसे अर्निंग पर वेटेड एवरेज के जरिए, हाँ, तो तभी तो देखो जिसका शुरू से शेयर है उसको तो पूरे 12 महीने लेके आ गया। इसको यूं समझो, हाँ है ना, इतनी कमाई पर शेयर कंपनी ने करके दिए ऑन एवरेज सारे शेयर होल्डर्स को। रीड करने का तरीका गलत है ना। इतनी कमाई कंपनी ने करके दिए ऑन एवरेज तमाम शेयर होल्डर्स को, पर एक शेयर होल्डर जब आया ही जुलाई में, तो उसको कब से करके दी होगी? जुलाई से। तो हमने कहा 6 महीने। एक शेयर होल्डर आया ही अक्टूबर में, तो कब से करके दी होगी? 3 महीने। तो वो 3 महीने आ गया। क्लियर है? तो ये सबकी कमाई की रिफ्लेक्शन है ऑन एवरेज। क्योंकि इनको अगर मैं 3 लाख सीधा उठा के रख दूं, 1.50 सीधा उठा के रख दूं ना, तो भाई ये पीछे वाला शेयर होल्डर बोलेगा कि दिमाग खराब हो गया, मतलब तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि इस साल के शुरू से बैठे हुए थे। तो होगा क्या पता है? ईपीएस और गिर जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। तो वो शेयर होल्डर बोलेगा भाई ये तो बेवकूफ़ी है, एक बंदे की प्रॉफिट में शराकत दारी तब से दिखाओ जब से वो शेयर होल्डर बना है। अच्छा, मैं तुम सबसे पूछूं, बता दिया तो मजा आ जाएगा। अगले साल ये 9 लाख, ये 3 लाख, ये 1.50 पूरे 12 महीने होंगे पक्का। और अगर कोई शेयर होल्डर पैटर्न में चेंज ना हो तो यही रहेंगे पूरा साल। तो जो एक्चुअल होगा वही वेटेड एवरेज होगा, जो एक्चुअल होगा, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं है। तो यानी सर हमें एक बात समझ आ रही है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट तब आता है जब नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहे हो साल के बीच में। अगर ये सारे शेयर डे 1 पे इशू हुए होते तब भी कोई मसला नहीं है, तो भी वेटेड एवरेज वही होता और एक्चुअल भी वही होता। हम तो सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि जब भी मैं ये बता रहा हूं कि इस प्रॉफिट में अर्निंग पर शेयर एक शेयर होल्डर की कितनी है, तो वो तब से होगी जब से वो शेयर होल्डर बना। एग्रीड है? पक्की बात है। तो आज के बाद हम ख्याल रखेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल को नंबर ऑफ शेयर से नहीं बल्कि वेटेड एवरेज से डिवाइड करेंगे। और फिर अगेन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, वेटेड एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट क्यों आता है जब नए शेयर होल्डर्स आते हैं? क्योंकि उनकी इंटाइटलमेंट तब से बनती है जब से वो शेयर होल्डर बने। एग्रीड है? प्लीज को कॉपी करें जल्दी से। हाँ ना, 0-1 के बीच में 0.1 आ रही है तब भी अर्निंग पर शेयर है, लॉस पर शेयर भी होता है। नहीं, क्यों नहीं जाने से रहा? क्योंकि अगर एक लॉस मेकिंग कंपनी में मैंने इन्वेस्ट कर दिया इस एक्सपेक्टेशन में कि आगे जाके प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नेगेटिव में हो जाएगा तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। देखो, शेयर होल्डर को या तो प्रॉफिट पर शेयर बांटोगे तो लॉस भी तो उनका ही है ना, कंपनी तो उनकी है। तो प्रॉफिट होगा तो ईपीएस, लॉस होगा तो एलपीएस। सही है? चलो इधर कॉपी कर लो इधर। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, यहाँ लिखा हुआ भी है कि मैंने अकाउंटिंग नहीं की, यहाँ पे ईपीएस नंबर ऑफ शेयर्स की बात करता है। अकाउंटिंग से समझने के लिए बताइए।
हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लियर है? तायरा, इलियास, हुसैन, किरण, जुमैसा, जल्दी सारे बच्चों क्लियर है? समत, बेहतरीन। अच्छा, जो मैं पहले ही एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को, वो तो समझ आई ना कि हम कह रहे हैं कि मैंने लोन भी लिया होता जुलाई में तो मैं सूद कितने महीने का देता? तो एवरेज बैलेंस तो 6 का ही होता है ना जिसपे सूद लगता है, याद है बोरिंग कॉस्ट? तो एवरेज बैलेंस 6 महीने का, इसमें सूद लग रहा है, पर एक्चुअल में लोन तो पूरा होगा। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअल में शेयर्स तो पूरे हैं, पर उनकी प्रॉफिट में इंटाइटलमेंट तब से दिखा रहे हो जब से वो शेयर होल्डर बने, बस यही फर्क है। यस बिल्कुल। पर यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, क्योंकि ये कंपनी के लैंडर्स हैं या मालिक हैं? मालिक हैं। तो हम कह रहे हैं वो प्रॉफिट जो ऊपर कंपनी ने कमा लिया वो तो कमा लिया, पर इनका उस प्रॉफिट पे राइट कितने महीनों से आया था? 6 महीनों से। बस इसके बाद है वो इलियास। अच्छा सर, जो जुलाई में शेयर होल्डर आया वो अपना ईपीएस को किस नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके कमाई निकालेगा? नहीं, देखो जो जुलाई में शेयर होल्डर आया ना, सुनिएगा, वो अपनी अर्निंग पर शेयर पूरे 3 लाख पे ही देखेगा। अपनी अर्निंग पर शेयर पूरे 3 लाख पे देखा है। क्यों? क्योंकि आपने एवरेज आउट कर दिया ना, कि आपने कहा ऑन एवरेज कितना कमाया सब ने मिलके। तभी हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 3 लाख शेयर है तो मैं अपनी कमाई किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 लाख से। यानी 3 लाख इंटू 1 पॉइंट कितनी निकाली थी? 84। तो 3 लाख से ही मल्टीप्लाई करूंगा। यस, तो अगले साल जाएगा तो सारे के सारे शेयर होल्डर पूरे पूरे साल मौजूद होंगे, और वो 12 ओवर 12, क्योंकि अब हम बताएंगे कि इस प्रॉफिट पे जो कंपनी कमा रही है, हर एक शेयर होल्डर का कितने महीने का राइट है? 12 महीने का। तो उसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है, अनलेस कि कोई और नया शेयर होल्डर आ जाए। सही है समझ? हुसैन कह रहे हैं सर ये सारे ऑर्डिनरी शेयर हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर्स होते तो उसके लिए तो ईपीएस निकाली ही नहीं जाती। हाँ जी, ये डन हो गया, कॉपी हो गया टाइमलाइन। अगर प्रेफरेंस शेयर साल के बीच में आते तो उसकी तो कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं थी। अच्छा, क्यों करोगे? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर उसके चाहिए ही नहीं। हाँ, तो वो क्लोजिंग पे खाली उसका रिटर्न निकालने के लिए तुम उसकी परसेंटेज मल्टीप्लाई कर देते, बस। नंबर ऑफ शेयर्स तो तुम्हारे काम के नहीं है ना। डिविडेंड मंथ्स पे अपोर्शन नहीं होता है, इंटरेस्ट मंथ्स पे अपोर्शन होता है। डिविडेंड तो 1 टाइम होता है ना। लॉजिक नहीं बनती ना, वेटेड एवरेज क्यों निकालोगे उसकी? देखो हमेशा याद रखना तुम सब, डिविडेंड कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं होता, क्योंकि डिविडेंड 1 टाइम होता है। हाँ, जो इंटरेस्ट होता है वो टाइम के हिसाब से चलता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। डिविडेंड जो होता है वो 1 टाइम होता है। भाई अगर मैंने 10% का डिविडेंड दिया तो मतलब 10% का सबको मिलेगा, उसमें 2/12 वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ अर्निंग निकालने का तरीका है। बिल्कुल एंड में है, कोई मसला नहीं है। डिविडेंड प्रीमियम के पैसे नहीं दे के आ रहा, वो कंपनी के नाम के पैसे दे के आ रहा है ना, जो आज तक कंपनी ने परफॉर्म किया है, तो डिविडेंड तो पूरा मिलेगा। तो डिविडेंड हमेशा पूरा मिलेगा। ये सिर्फ अर्निंग कैलकुलेशन मैकेनिज्म है कि अगर कंपनी ने पूरा साल जो कमाया है उसका अगर हर एक शेयर होल्डर का साल के शुरू से बताओगे तो ऐसा लगेगा सब शुरू से मौजूद थे, जबकि कुछ शेयर होल्डर बीच में आए, कुछ अक्टूबर में आए, तो उनकी इंटाइटलमेंट तब से दिखाओ। सही है? तभी हम एवरेज कह रहे हैं। एवरेज ईपीएस होती है हमेशा कि एवरेज, ऑन एवरेज अर्निंग पर शेयर कितनी रही। क्लियर है? चलें ऑनलाइन वालों, यहां तक क्लैरिटी है जानी?
जल्दी बता दो, हुसैन, इलियास, सारे बच्चों, समझ। अच्छा, अगर 9 लाख रुपए को मल्टीप्लाई करूंगा 1.84 से और 3 लाख को भी 1.84 से, तो सेम एस ये वेटेड एवरेज होगा, बट इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा आएगा तो नहीं नहीं नहीं, देखो एक चीज, ये एक्चुअल अर्निंग है या एवरेज अर्निंग है? एवरेज अर्निंग है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज नॉट एक्चुअल अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग के लिए तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तो हर एक शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हम तो हर रंगों नस्ल के शेयर होल्डर। ऐसा भी हो सकता है कि ये 9 लाख शेयर जो ओपनिंग में आ रहे हैं इसमें 5,000 लोग हों, 3,000 लोग हों। अब सबको थोड़ी ना बताता फिरूंगा कि तो तेरी इतनी अर्निंग है, तेरी इतनी अर्निंग है, नहीं। कंपनी कह रही है कि हमने इतना कमाया और ये शेयर होल्डर्स हमारे पास आ गए, एग्रीड? बात समझ आ रही है? शेयर होल्डर हमारे पास आ गए। जो फर्दर शेयर होल्डर हमारे पास आए, हम उनको कह रहे हैं कि आपने जो नंबर ऑफ शेयर हमने आपको इशू किए हैं वो 3 लाख हैं, सही है? हम ये कह रहे हैं कि उस 3 लाख को मैं डिनोमिनेटर में रख के ईपीएस नहीं निकाल रहा, उसको एवरेज कर रहा हूं। अच्छा, शेयर होल्डर कह रहा है एवरेज क्यों कर रहे हो? हम ये कह रहे हैं एवरेज में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी प्रॉफिट पे शराकत दारी दिखाना चाहता हूं 6 महीने से, क्योंकि आप आए भी कब हो? 6 महीने से। अच्छा, तो वो कह रहा है इसका मतलब ये है कि ये मेरी एक्चुअल अर्निंग होगी। नहीं, हम कह रहे हैं एवरेज अर्निंग होगी। कौन सी अर्निंग? एवरेज अर्निंग। पर आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो तो एक्चुअल में मिलेगा। डिविडेंड जो मिलेगा, तो डिविडेंड तो आपको ऑल टुगेदर रिटेन अर्निंग से दिया जाता है। अगर आज मैं 1 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर करूं तो सबको 1 रुपए का मिलेगा और असल 3 लाख पे मिलेगा। बात समझ रहे हो कि अगर मैं आज डिविडेंड दूं तो डिविडेंड तो सबको मिलेगा और वो 3 लाख पे मिलेगा, 9 को 9 लाख पे मिलेगा, 150 को 150 वाले पे मिलेगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रीमियम के पैसे दे के आ रहा है। ये तो सिर्फ एक परफॉर्मेंस असेसमेंट टूल है कि ऑन एवरेज हर एक शेयर होल्डर ने कितना कमाया। अच्छा, ऑन एवरेज इसलिए क्योंकि जो नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं वो भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं प्रॉफिट के अंदर। पर अगर मैं उसको 3 लाख को पूरे 12 महीने रखूंगा तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि वो लोग कब से बैठे हुए हैं? साल के शुरू से। अक्टूबर वाले को भी अगर मैं पूरे 12 महीने रखूंगा तो मैं कह रहा हूं कब से बैठे हुए हैं? साल के शुरू से। जबकि वो पिक्चर गलत है। तो ये सही है, मैं अर्निंग पर शेयर निकाल रहा हूं, दिस इज नॉट द एक्चुअल अर्निंग पर शेयर, दिस इज द वेटेड एवरेज अर्निंग पर शेयर। तभी हमने नंबर ऑफ शेयर्स भी क्या रखे? पर अब अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कंपनी, तुम सब मुझे बताओ, 5 रुपए का डिविडेंड दे दे, तो क्या इस 3 लाख वाले बंदे को क्या 1.50 पे डिविडेंड मिलेगा या पूरे 3 पे मिलेगा? पूरे 3 पे मिलेगा। देखो, कमाई एक अलग बात है, नहीं घर लेके जाने एक अलग बात है। हम तो बता रहे हैं ऑन एवरेज इस कंपनी ने इतना कमा के दिया है हर एक शेयर होल्डर को, उनके 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 वेटेड एवरेज के हिसाब से। पर जब कमाई की बारी आएगी वो तो असल पैसे घर लेके जाएंगे। तो कमाई में कोई भेदभाव नहीं है, तो सिर्फ एक असेसमेंट है कि ऑन एवरेज कंपनी कितना कमा के दे रही है हर एक शेयर होल्डर को, वो जो साल के शुरू से था और वो जो साल के बीच में आया। एग्रीड है? आप खुद तसव्वुर करो ना, अगर आप इसमें से सबको 12 महीने कर दो तो ईपीएस अल्लाह की कसम और गिर जाएगी। और वो गिरेगी इसलिए क्योंकि फिर आप ये अज्यूम कर रहे होगे कि सारे शेयर होल्डर कब से मौजूद हैं। आप करके देख लो एक बार। आप एक काम करो, 9 लाख, 3 लाख और 1.50 को प्लस करो, 13.50 हो गया। अब ईपीएस कितनी आ गई? 1.48। अच्छा, 1.48 ईपीएस आने का मतलब समझते हो कि तुम ये कह रहे हो कि ये सारे शेयर होल्डर्स में की प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन पूरे साल थी। इन सारे शेयर होल्डर्स की प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन पूरे, जबकि गलत पिक्चर है, वो साल के शुरू से मौजूद नहीं थे। हाँ, अब बारी आती है डिविडेंड देने की, तो मैं डिविडेंड क्या उसको वेटेड एवरेज पे दूंगा या एक्चुअल पे दूंगा? तो डिविडेंड एक अलग मैकेनिज्म है। ये एक ईपीएस निकालने का तरीका है कि एवरेज अर्निंग बताओ, और एवरेज अर्निंग कब से बतानी है? जब से शेयर होल्डर बना। बस ये दोनों में फर्क है, दोनों को मिक्स नहीं करना। समझ बात क्लियर है? तो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। एक है पैसे कमा के घर ले जाना, वो तो एक्चुअल पे ही जाएंगे। भाई अगर मैंने आज किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए तो क्या मुझे 1.50 पे डिविडेंड मिलेगा या 3 पे ही मिलेगा? 3 पे ही मिलेगा। ये सिर्फ ईपीएस निकालने का तरीका कार है कि एक बंदे को प्रॉफिट में शराकत दारी तब से दिखाओ जब से वो शेयर होल्डर बना। बस इतनी सी बात है। एग्रीड है? चलें, अब क्लियर है भाई? सर अगर न्यू शेयर होल्डर, चलें जी बेहतरीन, अगर न्यू शेयर होल्डर जुलाई में आया, सवाल सुनना जानिए आपने,
उसने प्रेफरेंस शेयर लिए होते तो उसका रिटर्न तो सेम रहेगा ना, चाहे साल के स्टार्ट में। नहीं, देखो अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आ रहा है तो आपको वेटेड एवरेज में क्या उसको सोचना भी है, क्योंकि वेटेड एवरेज किसके हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हैं। हाँ, बट जब रिटर्न माइनस कर रहे होगे तो देख लेना साल के आखिर में मौजूद था तो वो रिटर्न माइनस करने के लिए काम आएगा, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो न्यूमरेटर में सोचना है। एग्रीड है? चलें अब इसी बेस के ऊपर एक सवाल करके दो मुझे जल्दी से। ओपनिंग 1 जनवरी से आप मुझे निकाल के देंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ईपीएस भी निकाल लो, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल मैंने बता दिया 1.1 आ रही है। वन पॉइंट 116 ओके। अच्छा, हमने कहा सर ये जो 8 लाख शेयर्स है इनकी प्रॉफिट पे इंटाइटलमेंट कितने महीने की है, ये 8 लाख आ गया। अच्छा, फिर हमने कौन सी डेट पे फर्दर इशू किया है, 2024। अच्छा, कितने नंबर ऑफ शेयर्स का, सर अगर हमारा दिल चाहे यहाँ पे 3 रख लें, ये गलत है सही है? अच्छा, रीज़न क्योंकि हम ये कहेंगे कि इन लोगों की प्रॉफिट में हिस्सेदारी कितने महीनों की है, तो इसको डिविडेंड भी 9 महीने पे मिलेगा, वो तो पूरा मिलेगा, डिविडेंड तो पूरा मिलता है, डिविडेंड पूरा मिलता है। अभी हम देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर का मतलब है कंपनी ने शेयर होल्डर्स को कितना कमा के दिया, पर एक शेयर होल्डर को तो तब से ही कमा के देगी ना जब से वो आया, तो ये आया कब से, अप्रैल से। तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 लाख नहीं रखने बल्कि ऑन एवरेज रखने, कितना, 2.25। अच्छा, फिर हमने कहा कि सर अक्टूबर 1 2024 कितना आ गया, वन 107। अच्छा, ये आपके आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, यानी ये वो शेयर हैं जो बता रहे हैं कि इतने शेयर होल्डर्स ने ऑन एवरेज शराकतदारी की अपने रेलेवेंट मंथ्स के हिसाब से, और अब देख लेंगे पूरी कंपनी ने कितना कमा के दिया। एग्रीड? तो हमने कहा कि सर अगर मैं ईपीएस निकालूं तो ईपीएस के केस में आपने कहा 1.2 मिलियन को मैंने डिवाइड कर दिया, कितनी आ रही है, 1.2, ये आ गई अर्निंग पर शेयर। ये एक एवरेज अर्निंग पर शेयर है जो कि मैंने तकरीबन हर शेयर होल्डर को उसके हिसाब से कमा के दिया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट स्ट्रेट है और हम कह रहे हैं जब जब जो आएगा वो इसमें शराकतदारी करेगा तब से। पर हाँ, अगर अगला साल शुरू करूँगा तो अगले साल में ये जो हमारे जितने भी शेयर्स हैं ये ओपनिंग से ही चलेंगे, पर अगले साल का एक्चुअल तो यही होगा। यानी इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल शेयर्स चेंज हो रही है, ये सिर्फ ईपीएस की कैलकुलेशन है। जस्ट लाइक लोन, अगर 2 मिलियन का लोन लेते हो जुलाई के अंदर तो लोन सूद जो देते हो 6 महीने पे देते हो, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एवरेज बैलेंस एक्चुअल बैलेंस होता है। एक्चुअल बैलेंस तो यही होगा जिसका समय, ये कितना आ रहा है, 14 मिलियन है ना, 13 मिलियन।
ये एक्चुअल है और वो वेटेड एवरेज है, तो वो सिर्फ उसके लिए कि ईपीएस में अर्निंग्स में शराकत दारी के लिए कि ऑन एवरेज कब से अर्निंग के हकदार थे, जबकि असल में शेयर्स कितने हैं 1.3, तो अगले साल की जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी 1.3 से होगी, अब क्योंकि और ये पूरा साल चलेंगे। ये एक्चुअल बैलेंस है, पर इसको याद रखना। एग्रीड है? चलें अब ये ऑनलाइन वालों बता दो, ये बात क्लियर है जल्दी से। एक बेसिक ईपीएस निकालना हमने सीखी इसके जरिए। अच्छा अब ये वाला सवाल, बल्कि नहीं इस पे नहीं, आप इस पे आ जाएं, आप हेडिंग डाल दें कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस इशू। अच्छा यहां पे हम शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे एफिशिएंसी आ सकती है। कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस इशू। अच्छा आप कॉपी हम बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं क्योंकि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, तो अच्छे से समझते हैं। कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए, सही है इधर। अच्छा मुझे इतना याद है और आपको भी कैश फ्लो में याद होना चाहिए कि बोनस इशू के अंदर हम करते ये थे, अगर मुझे मतलब रिकॉल हो, कि मैं किसी नए शेयर होल्डर को नहीं लाता, वही शेयर होल्डर को और शेयर्स दे देता हूं। क्या कहते हो? यानी बोनस दिया जाता है किसको? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ ये बात याद आ रही है? रिकॉल करना है साथ साथ, प्लीज फोकस होके। मैं कह रहा हूं मुझे याद आ रहा है कि हम शेयर होल्डर हमसे डिविडेंड मांगता है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, हम उसको क्या कहते हैं, तू पैसे नहीं ले, उतनी ही वैल्यू के शेयर्स दे ले, क्योंकि वो भी पार वैल्यू पे होता है। तो हम उसकी एंट्री क्या बनाते थे, जरा रिकॉल करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग, डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये एंट्री बनती थी, ऐसा ही है। यानी उन्हीं की कमाई में से उनको शेयर्स दे देना। पर ये बात तो समझ आ रही है कि नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, तो इससे मेरा वेटेड एवरेज हिलेगा। भाई देखो यही तो कॉन्सेप्ट है ना यार, कि हम कह रहे हैं वेटेड एवरेज होता क्यों है जब शेयर्स चेंज होते हैं। तो एक तो वो था फर्दर इशू, जिसमें मैंने नए लोगों से शेयर इशू किए और उनसे पैसे ले लिए। एग्रीड? तो मैंने क्या कहा था, याद रखना कि अगर एक बंदा जुलाई में आया और जुलाई में शेयर इशू किए, तो आपने क्या कहा कि मैं उसको 6 महीने की प्रॉफिट की शराकत दारी दिखाऊंगा कि ऑन एवरेज पूरी कंपनी ने उनको 6 महीने कितने कमा के दिया। वापस से ऑन एवरेज कंपनी ने उनको 6 महीने कितना कमा के दिया, क्योंकि उसका नंबर ऑफ शेयर्स भी 6 महीने का रखे हैं ऑन एवरेज। एग्रीड? वो था फर्दर इशू। कोई आपसे पूछे फर्दर इशू बोनस में क्या फर्क है, बोलेंगे फर्दर इशू में नया शेयर होल्डर आता है, बोनस में कोई नया शेयर होल्डर नहीं आता। बोनस में कोई नया शेयर होल्डर नहीं आता। पहले बताओ ये बात भेजे में फिक्स हो रही है? बोनस के अंदर कोई नया शेयर होल्डर नहीं आता, हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को और शेयर इशू कर लेते हैं, पर उन्हीं के गुल्लक को यूज करके, रिटेन अर्निंग को। पहले बताओ यहां तक साथ है? पक्की बात है कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग तभी पहले सिखाई है, अब खाली उसकी ईपीएस की इंप्लीकेशन सिखा रहा हूं। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लैरिटी है जल्दी से, सिर्फ उसकी इंप्लीकेशन देख रहे हैं अभी जल्दी से। ओके आगे सुने। ये उस हर शेयर होल्डर को मिलता है जो कि मौजूद होता है डेट ऑफ डिक्लेरेशन पे। साल की शुरुआत हुई 1 जनवरी से, मैंने मार्च में डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या जनवरी वालों को मिलेगा? हाँ या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं, जुलाई में मैंने फर्दर इशू किया, क्या किया? नए शेयर होल्डर लाया, क्या उनको मार्च वाला डिविडेंड मिलेगा? नहीं, वो बाद में आए, वो थे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है वो हर शेयर होल्डर को मिलता है जो डिक्लेरेशन के दिन मौजूद होता है। एक बेसिक प्रिंसिपल है, खाली रिकॉल करने के लिए यहां लिख दिया है, सही है। आगे एक अहम बात लिखी हुई है, ये टाइम अपोर्शन नहीं होता, इसको समझाने के लिए अभी इलस्ट्रेशन बना रहा हूं और फिर शॉर्टकट करेंगे, 2 लाइनों में आंसर आ जाएगा। तो पहले लंबी करते हैं ताकि समझ आए कि इसका मतलब क्या है। इट इज नॉट, अभी इस पर बात कर रहे हैं। अच्छा पहले 2 चीजें तो क्लियर करो मुझे। ये समझ आता है कि बोनस आज से पहले तमाम शेयर होल्डर्स को मिलता है जब डिक्लेयर हो रहा है, ऐसा है? और बोनस दिया जाता है कौन से शेयर होल्डर को? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को।
क्योंकि हम बोनस की बात कर रहे हैं यार, वो कंपनी का मालिक होगा तो ही मिलेगा ना डिविडेंड, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज मैंने लिखी है टाइम अपोर्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी करके बताता हूं। आगे इधर आ जाओ जल्दी से तुम लोग। मैंने कहा कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए। मैंने कहा सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग शेयर्स कितने जानी 9 लाख। आप मुझसे बखूबी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि सर ये कितने महीने रहे होंगे, 12 महीने। तो हमने पता है क्या किया, ओपनिंग शेयर्स उठाए, 9 लाख रुपए रखा, 12/12 कर दिया, क्योंकि कंपनी इन्हें पूरे साल की शराकत दारी देखिए। नहीं हम कह रहे हैं कंपनी ने इनको कितने महीने कमा के दिया पूरे साल, तो पूरे 9 महीने आ गए या पूरे 12 महीने आ गए, 12 महीने। चलें अब अप्रैल के अंदर, हाँ भाई अप्रैल कौन सी तारीख है 2024, 10% का बोनस मिला है। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये 10% का बोनस इन 9 लाख शेयर्स पे मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। तो यानी आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि सर ये वाला बोनस इन पे अप्लाई होगा, ऐसा ही है। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि 1 अप्रैल को मैंने यहां पे इशू किए हैं और इसका नाम रख देते हैं बोनस शेयर्स, तो सही रहेगा ना। अच्छा बोनस मिलता है आज के पहले तमाम शेयर होल्डर्स को। आज के पहले थे ही कितने, इस पे कितना आ गया? अच्छा क्या आप इस बात को मानते हैं कि हमने 90,000 शेयर्स की कंपनी ने फर्दर और इशू किए शेयर्स बोनस के नाम पे? किस नाम पे? आप जरा गेम देखें, मैंने इसको किया 12/12, यह आ गया 90,000। क्यों अभी बताता हूं। आप ये तो नहीं कह सकते ये शेयर होल्डर अभी आए। देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट, ये सिखा रहा था। इसमें तो एक्चुअली वो चल रहा है ना भाई। आप ये अच्छा ये कहोगे तुम अभी आए हो या ये पहले से ही मौजूद है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भाई, इसको तुम ये नहीं कह सकते कि तुम अब आए हो तो तुम्हारी अर्निंग यहां से। नहीं भाई बोलेगा हम तो पहले से ही मौजूद है, तो खाली बोनस दे रहा है। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? तो यानी ऑनलाइन वालों आप बताओ। देखो मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैंने बोला भी परसेंटेज लगा दो, पर मैं कह रहा हूं कि पहले इसका क्रक्स समझो है क्या। कि मैंने जब बोनस इशू किया बाखुदा मेरी कंपनी के शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे, पर ईपीएस की कैलकुलेशन के लिए मैं आपसे पूछता हूं क्या नंबर ऑफ शेयर्स मैं 9/12 करूं ना, ये किन शेयर होल्डर्स को मिल रहा है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, वो साल के शुरू से मौजूद है, देखो वो है। तो इनका बोनस भी कब से दिखाओगे? ये कोई नया तो नहीं है ना भाई। अगर नया शेयर होल्डर आता तुम बोलते यार तेरी शराकतदारी यहां से, कंपनी कहती है इस प्रॉफिट में मैंने तुमने यहां से कमा के दिया है भाई, जबकि इसको तो ये कह ही नहीं सकते। इसको तो हम ये कहेंगे तेरे को तो शुरू से कमा के दिया है। ये जो तेरे शेयर्स बोनस के नाम पे ये भी शुरू से ही तस्वीर किए जाएंगे। पहले बताओ बात समझ आती है? तो यहां पे अर्निंग पर शेयर और शेयर होल्डर की बात हो रही है। ये शेयर होल्डर कब से बैठे हुए जल्दी बताओ? तो मैं इसको भाई 9/12 क्यों नहीं कर सकता ना, वरना मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आप लोगों को कमा के दिया 9 महीने, जबकि आपकी कमाई तो कब से चल रही है? पूरे 12 महीने की। तो पहले बताओ नो टाइम अपोर्शनमेंट का मतलब समझ आता है? जल्दी बताओ जानी, नो टाइम अपोर्शनमेंट का मतलब समझ आता है? अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज इट इज गिवन टू, हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, एंड वी कैन नॉट से दैट दे हैव ज्वाइंड नाउ, यानी हम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अभी ज्वाइन किया, ये तो पहले से ही इस कंपनी का पार्ट है। तो पहले बताओ जानी, ये बात क्रिस्टल क्लियर होती है कि बोनस कैसे हमने अकाउंट फॉर करना है इसके अंदर। तो एक तो हो गया फर्दर इशू जो मैं मार्केट से नए लोग लेके आ रहा हूं, एक हो गया बोनस इशू। दोनों में बाखुदा नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, पर एक से पैसा आता है एक से पैसा नहीं आता। और दूसरे से पैसा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो तो कंपनी का ऑलरेडी मालिक है, उसको तो मैं उसकी रिटेन अर्निंग से पैसे दे रहा हूं। एग्रीड है? पक्की बात है। ऑनलाइन बोलो प्लीज इजाजत जल्दी बताओ तो आगे चलें। सारे बच्चे, हुसैन, ताहिरा, इलियास, किरण, सारे बच्चे जल्दी से। ओके अब आगे चलते हैं। मैंने कहा 1 अप्रैल वाला टिक हो गया, मैं समझ आ गई बात। अच्छा फिर देखें यहां लिखा हुआ है कंपनी ने इशू किए हैं फर्दर शेयर। अच्छा मतलब ये तो टाइम अपोर्शन होंगे ना, क्योंकि ये न्यू है, क्योंकि ये न्यू है। चलो जी, तो हमने कहा कि मैं यहां पे आ गया
फर्दर इशू कौन सी डेट पे, कितने शेयर्स हैं सर, इस पे 10% वाला बोनस दें या ये चोरेंगी आई बाद में, ये लोग आए बाद में, इनको क्यों मिलेगा वो तो हो चुका कहानी। क्लियर है? चलें, तो अब मुझे बताएं, इसको हम, आप लोग कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं 6/12, तो 1/50 आ गया। अच्छा, तो आप ये कहेंगे कि हमने इन लोगों को 1/50 शेयर इशू किए हैं या 3 ही किए हैं? 3 किए हैं, पर कंपनी ने इनको कमा के 6 महीने का दिया है, तो मैं अपनी अर्निंग को तो आधा नहीं कर सकता, शेयर्स को एवरेज कर रहा हूं। एग्रीड? जो कॉन्सेप्ट अब तक चल रहा है। अच्छा, अब आ जाओ इधर 20% बोनस पे। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये 20% का बोनस इनको मिलेगा? और ये 20% का बोनस इस बोनस पे भी मिलेगा, और ये 20% का बोनस इसको भी मिलेगा, क्योंकि मिलता है आज के पहले जितने शेयर्स थे उन सब पे। पहले बताओ, यहां तक बात समझ आ रही है? देखो, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है इसका, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, इस पे भी मिलेगा, क्योंकि अब जब मैंने आज बोनस डिक्लेयर किया तो मेरे पास मल्टीपल शेयर होल्डर्स मौजूद हैं, एक ओपनिंग और ये बोनस भी इशू हो चुके थे, हाँ या नहीं, और फर्दर इशू भी आ चुके, तो ये 20% इस पे भी मिलेगा, 20% 10 पे भी मिलेगा, 20%, यानी क्या हम ये कह सकते हैं ये 20% का जो बोनस अब मैं दे रहा हूं वो ओपनिंग शेयर होल्डर्स को मिलेगा? वो तो साल के शुरू से हैं यार, और उन ओपनिंग शेयर होल्डर्स को जो बोनस मिला था उस पे भी मिलेगा। लॉजिकल बात है। एग्रीड? अच्छा सर, ईयर 2025 होगा अप्रैल का, 2025 होगा अप्रैल का है? अच्छा, ये भाई रात के नशे में बनाया ना, ये आ गया अक्टूबर है यार, और इतना तो तुम लोगों को पता होना चाहिए यार कि इसके बाद वाला ही महीना आएगा, मतलब अगले साल क्यों लेके जाऊंगा इधर। अच्छा भाईजान, माजरत, ये अक्टूबर है, सही है, चले ओके। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये अक्टूबर में दिया गया बोनस ओपनिंग वालों को भी मिलेगा, ओपनिंग को जो बोनस मिला है उस पर भी मिलेगा, और जो फर्दर इशू हुआ है उस पर भी मिलेगा। एग्रीड? यानी फिर नंबर ऑफ शेयर्स एनहांस होंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहाँ तक क्लैरिटी। पहले ये फिनोमेना समझ आना चाहिए, इन सब पे मिलेगा, तो आगे की बात करते हैं जल्दी से। ओके, अब जरा इधर देखिएगा, मैंने कहा सर अब हम बात कर रहे हैं बोनस इशू ऑफ अक्टूबर 2024। चलें, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मुझे बताओ, क्या ये बोनस ऑन ओपनिंग मिलेगा? अच्छा, ओपनिंग कितना है, कितना % बोनस? अभी 1 मिनट आते हैं ना, 180 ये आ गया, इसको हमने 12/12 कर दिया। 12/12 क्यों, जल्दी बताओ? साल के शुरू से ही मौजूद है। एग्रीड? चलें, ऑन बोनस ऑफ कब दिया था? अप्रैल। कितने थे वो शेयर्स? इस 90,000 पे 18,000, इसको भी पता है 12/12 करूंगा, क्योंकि ये भी उन्हीं शेयर होल्डर्स का था जो शुरू से मौजूद थे। एग्रीड? कितना आ गया ये? अच्छा, और मैं आपसे बोलूं कि ये किसी ने बता दिया तो मजा आ जाएगा। ऑन, हाँ भाई, फर्दर इशू कितना था? फर्दर इशू ये आ गया 60,000। इसका टाइम कितना रखूं? वेरी गुड यार, 6 क्यों? यस, क्योंकि इनका डे 1 तो तभी था जब ये आए थे। वेरी गुड यार, बेहतरीन। तो मुझे बताओ 6/12 ये कितना आ गया? अच्छा, अब इन सबको सम करें अगर इतनी सारी वर्किंग को, 9,90,000, 150, ये वो सारी चीजें सम करो, यानी यहां से लेके
1368,000 यही आ रहा है, एक बार चेक कर लो भाई। ये आप कह रहे हैं सर ये आ गया वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इतनी मुशक्क़तों के बाद पहले बताओ लॉजिक समझ आ गई? पहले समझानी थी लॉजिक कि मैं बोनस को टाइम अपोर्शन, क्योंकि ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो पहले से मौजूद हैं। तो जुलाई वाले को आपने सर 12/12 क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कह रहे हैं उसका दिन पहला जो आया था वो आई जुलाई में, तो उसके लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 6 महीने। तो वो 6 महीने पे चला गया। यहाँ तक साथ है भाई? क्लैरिटी है? चले ऑनलाइन बोलो प्लीज़ बताओ यहाँ तक क्लैरिटी है? ये तो हो गया एक लंबा चौड़ा मैथड। कैश फ्लो का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो हमने सीखा हुआ है, आप उसको मिक्स क्यों कर रहे हो? नहीं इस तरह से डेट्स में टाइम प्रमोशन के हिसाब से हमने किया है सवाल में, आप देख लें सवाल हमने किए हुए हैं। आप दो चीज़ों को मिक्स नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं इसलिए मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, थम जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप ओवर थिंक ना करें। हमने सवालात किए हैं जिसके अंदर आप अगर रिकॉल करें कैश फ्लो के पास पेपर में भी और मेरे बनाए हुए सवालात में भी, जिसमें पहले फर्दर इशू हो रहा था फिर बोनस हो रहा था, तो आपने बोनस जो लगाया था वो प्लस करके लगाया था, तो उसमें टेंशन नहीं लो, वो हो चुका है, वो वही प्रिंसिपल है। ये सिर्फ उसकी ईपीएस की कैलकुलेशन है, सही है? उसको बिल्कुल उसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करो, वो वैसे ही होगा जैसे होता है। कॉम्प्लिकेटेड वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे क्या ही होगा, वहाँ पे अमाउंट्स होती हैं, यहाँ पे नंबर्स हैं, इसमें फ़र्क है। वहाँ पे अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे क्या है? नंबर्स हैं, बस कैलकुलेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता वो। देखो कभी भी याद रखना, कैश फ्लो में शेयर कैपिटल में जितने शेयर्स थे उस पर डायरेक्ट बोनस परसेंटेज, देखो ये भी यही कह रहा है कि कैश फ्लो में क्या है, कोई मुसीबत ही नहीं है, बोनस है, शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगाओ, बोनस आ जाएगा। अगर फर्दर इशू के बाद बोनस हो रहा है, दोनों को मिला के लगा दो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। ये ईपीएस की कैलकुलेशन है, ईपीएस की कैलकुलेशन हैज नथिंग टू डू विद द कैश फ्लो। यहाँ पे देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने जब कैश फ्लो किया था तो आप क्यों निकल गए दूसरी दुनिया में? मैं कह रहा हूँ आपका फोकस ईपीएस पे होना चाहिए। वहां पे टाइम अपोर्शन की कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले तो ये समझो भाई, तुम सब मुझे बताओ क्या कैश फ्लो के अंदर कोई टाइम अपोर्शनमेंट का कॉन्सेप्ट है, या सीधा सीधा कैश इनफ्लो आउटफ्लो का हिसाब किताब है? भाई कैपिटल अकाउंट भर रहा है, इसका मतलब है कि आपने फर्दर शेयर इशू किए हैं या बोनस इशू किया है, दैट्स इट। टाइम अपोर्शनमेंट वहां पे आते ही कहां से? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ईपीएस अकाउंटिंग नहीं है। ईपीएस इज अ प्रेजेंटेशन कि एक शेयर पे कितना कमाया उसकी कैलकुलेशन हो रही है, बस। इसका अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों को मिक्स कभी नहीं करना। वहां पे तुमने कैश फ्लो में कब देखा है मैंने कोई चीज टाइम अपोर्शन की हो? कभी नहीं की ना। ये सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में शुरू से कह रहा हूं किसके लिए? अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए, इसके आगे कुछ है ही नहीं, बस उसको मिक्स नहीं करो। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, वहां पे वही प्रिंसिपल लगाओ, इसको कभी इससे मिक्स नहीं करना। अगर तुम्हें कैश फ्लो के सवाल में बोले कि कंपनी ने फर्दर इशू किए शेयर और जुलाई में किए हैं, तो क्या 6/12 करोगे? ये देख लो, ये मैंने एंट्री बनाई थी तुम लोगों के लिए जानबूझ के, ये आता है वहां पे, याद आ रहा है? यानी दोनों को कभी मिक्स नहीं करना। तभी मैं कह रहा हूं अवेयर रहा करो, जब मैं बोलूं मैंने जानबूझ के ये एंट्री बनाई थी, मुझे पता है कोई बच्चा आता है फिर कहता है कि यार वहां पे क्या होगा। भाई वहां पे ये होगा जो बनी हुई है। कैश को तुम कैश में लेके गए थे, कैपिटल को कैपिटल में लेके गए थे, और प्रीमियम को प्रीमियम में लेके गए थे। तुमने क्या सीखा था? कैपिटल प्लस प्रीमियम टोटल कैश, वो ये रहा। कहां अपोर्शन किया मैंने? नहीं किया। अपोर्शन कब कर रहा हूं? जब क्या निकाल रहा हूं? ईपीएस। एग्रीड है? प्लीज खुदा के वास्ते इसको कंफ्यूज नहीं करना, मेहनत जाया हो जाएगी पूरी। कैश फ्लो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट अ सिंगल टाइम कि अपोर्शन करूंगा। भाई कैश फ्लो में कोई अपोर्शनमेंट नहीं है, अपोर्शनमेंट है ईपीएस निकालने के लिए। मैं अगेन अगेन कह के थक गया हूं, ये है। तो प्लीज कहीं और नहीं जाना है। चलें अब पहले मुझे बताओ, क्या जानी ये लॉन्ग कट क्लियर है? तो अब हम जरा इसके शॉर्टकट पे चलते हैं। आ जाओ जी। हमने कहा सर हम एक काम ये करेंगे, प्लीज सुनना, हम निकाल लेंगे बोनस फैक्टर। क्या निकाल लेंगे? अच्छा, और मैं डेट लिख दूंगा साथ में, प्लीज ये तुम लोगों के लिए है, यहाँ मैं डेट लिख दूंगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि मैंने पहला बोनस अप्रैल में इशू किया है तो वो 10% का बोनस था,
मैं इसके अंदर 1 प्लस करके 1.1 यानी 110% बना दिया मैंने उसको। पहला तो ये कर लिया मैंने। फिर मैंने कहा दूसरा बोनस कब था, जल्दी बताओ कितने परसेंट का? इसमें 1 प्लस करके मैंने 120% बना दिया इसको। अच्छा अब कहानी देखना, ओपनिंग शेयर्स कितने थे जल्दी बताओ? 2 लाख थे, 9 लाख। अच्छा प्लीज इधर देखिएगा, क्या इस 9 लाख रुपए पे बोनस मिलेगा 10% वाला, हाँ या नहीं? ऑनलाइन में तो प्लीज बताओ हाँ या नहीं, 10% वाला बोनस मिलेगा। आपने कहा मैं इसको 1.10 से मल्टीप्लाई करके 12/12 कर दूंगा। नौ 90 आ गया। अच्छा बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने क्या किया, इंक्लूसिव अप्रोच पे गया। इंक्लूसिव अप्रोच का मतलब होता है बोनस, अच्छा देखो मैं 10% निकाल के ऐड करूं या डायरेक्टली 110 कर दूं, बात एक ही है। आप ये देख लें, इन दोनों का सम करें, 990 आता है, ऐसा है। अच्छा अब कैलकुलेटर खत्म नहीं होना चाहिए आपका। मैंने कहा इसको मैंने और हटाया, फिर मैंने कहा इस ओपनिंग, अच्छा पहले तो ये बता दो कि जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, क्या ये 990 हो गया? ये ओपनिंग प्लस बोनस हो गया। ओपनिंग प्लस, मैं तुम सबसे पूछता हूं क्या इस ओपनिंग प्लस बोनस पे 20% वाला बोनस मिलेगा? और ये सब साल के शुरू से तस्वीर किए जाएंगे। प्लीज इस पूरी अप्रोच को मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है? 11। अच्छा अब जरा आप कैलकुलेटर रखेंगे साथ में। मैंने एक तो इन दोनों को सम किया और ये इन दोनों पे ये वाला बोनस था। आप जरा इन दोनों डब्बों का टोटल करते हैं। तो भाई एग्जाम में खुदा के वास्ते इतनी लंबी नहीं करना, वो समझाना लाजमी इसलिए था क्योंकि आप बोलते भाई टाइम अपोजिशन बीच में बोनस हो रहा है, तो पहले वो क्लियर किया कि टाइम अपोजिशन नहीं होगा। तो देखो ना यहाँ पे क्या हुआ, ओपनिंग था 9 लाख, मैंने कहा इस पे 10% का बोनस मिलेगा, तो मैंने कहा इसको 1.1 करो तो ओपनिंग प्लस बोनस हो गया, एग्रीड। फिर मैंने कहा इस ओपनिंग प्लस बोनस पे आगे जो बोनस मिल रहा है वो भी मिलेगा, तो उसका 20% निकाल के ऐड करूं या डायरेक्टली 120% कर दूं? सीधा आंसर आ गया। और ओपनिंग पे इटसेल्फ, ओपनिंग के जितने बोनसेस हैं सब के सब 12/12 आ गया एक लाइन में। चलें अब फर्दर इशू बताएं। फर्दर इशू कब हुआ था? जुलाई 1, 2000 कितने का जानी? इस पे 10% वाला बोनस तो नहीं मिलेगा, पर ये मिलेगा। और ये दोनों 6/, कितना आता है? 180। इसको सम करो, 1368, और मैं यहां पे जाके देखूं तो 1368,000। तो बस दिस वॉज द थिंग दैट आई वाज शॉकिंग अबाउट, के ऐसे निकाल देना सवाल, लंबी नहीं करना खुदा के वास्ते। इट्स ऑल अबाउट मैथ्स, कि आपने टकाटक मल्टीप्लाई करके आंसर पे पहुंचना है। पहले तो मैंने आपको ये क्लियर किया कि क्यों 12/12, पहले बताओ वो भेजे में फिक्स हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि अच्छा देखो इस अप्रोच के अंदर ना बोनस का अलग से लाइन नहीं आती, वो खुद ही इंक्लूड हो जाता है, एग्रीड है। तो हमने क्या कहा भाई आप फैक्टर निकालो और देखो किस पे चिपकाना है, टकाटक मल्टीप्लाई करो, आखिर में आंसर पे पहुंच जाओगे। तो यानी अब मैं तुमसे पूछूं ओपनिंग शेयर्स कितने थे जल्दी बताओ? 9 लाख। ओपनिंग पे 10% वाला बोनस मिलेगा, तो मैं 10% निकाल के ऐड करूं डायरेक्टली 110 कर लूं बात, तो मैंने 9 लाख इंटू 1.1 कर लिया, ये बन गया ओपनिंग प्लस बोनस। अब देखो इसके आगे कोई बोनस है, जवाब आता है यस, तो वो 20% का है, तो वो बोनस ओपनिंग पे भी मिलना था, वो बोनस पे भी मिलना था। तो आपने तो ऑलरेडी ओपनिंग प्लस बोनस बना दिया इसको, जो आप पूछ रहे थे मुझसे। तो मैंने कहा उस पर मैंने 120% कर दिया, तो आंसर इंक्लूड होके आ गया, प्लस होके ऑटोमेटिकली। फिर मैंने क्या कहा फर्दर इशू है, फर्दर इशू पे सिर्फ कितने परसेंट का बोनस मिलेगा? 20%। तो मैं 20% निकाल के ऐड करूं या डायरेक्टली 120 कर दूं बात। अब जो फर्दर इशू था वो भी 6 महीने था, उस पर आने वाला बोनस भी 6 महीने था, देखो 6/12। तो हमने कुल मिला के आंसर निकाल लिया 1368,000 का। तो पहले बताओ क्या ये बात लॉजिकल समझ आती है, क्लैरिटी है?
तो आई थिंक ईपीएस में सबसे आसान तरीका यही है, फैक्टर निकालो और टकाटक चिपकाओ कि इस पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, बट बैक ऑफ द माइंड पे लॉजिक होनी चाहिए कि टाइम अपोर्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। एग्रीड है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्या बात समझ आ रही है जल्दी से बच्चों? हाँ जी, सारे बच्चे, मतलब सारे, इलियास कह रहे हैं क्लियर है भाई, बाकी बच्चे क्लियर हो गया? कामिल बेहतरीन है। तो ये मैं आपको एज अ पीडीएफ दे रहा हूँ, उसके अंदर एक सवाल लगा हुआ है ये वाला, तो प्लीज़ ये होमवर्क करके आना, सही है? पर इसके अंदर बोनस शामिल है, इसके अंदर बोनस, पर क्या बोनस में लंबी करोगे या फैक्टर अप्रोच? फैक्टर लगाओ, टकाटक आंसर 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा। सही है? जाते जाते निकलते हुए कर लेना क्लास से, हो जाएगा। सही है? चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।